हेलो दोस्तों, मैं करण सिंह आपके चैनल स्काई रूट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के विषय में पहले जानेंगे। अतीत की जानकारी देने वाले साक्ष्य को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस को माना जाता है और इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका को माना जाता है। इतिहास को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, और आद्य ऐतिहासिक काल होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, और ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी होता है और हम पढ़ भी सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, जैसे पाषाण काल, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में उस काल को कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, जैसे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होता है और हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल से आज तक। मुगल काल, सल्तनत काल, 1857 की क्रांतियाँ, जितने ऋग्वैदिक काल से बाद से हुए हैं ये ऐतिहासिक काल हैं। इनमें हमें लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, गुप्त काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। इसी में पूछ दिया जाए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वैदिक काल भी और गुप्त काल भी। सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रकाश में लाना। पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रकाश में लाना। सर विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक अफगान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते। इन्होंने ये संस्कृत के विद्वान थे। कालिदास ने अफगान शाकुंतलम की रचना की है जो संस्कृत में है। और जो अफगान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा है। सैंडोकोटस में अर्थ होता है निम्न कुल का, और जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। संस्कृत सीखने वाला पहला अंग्रेज चार्ल्स विल्किंसन था। इसने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जबकि श्रीमद् भागवत गीता के प्रस्तावना को वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। और क्वेश्चन जैसे है मैक्स मूलर ऋग्वेद को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास।
सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में अलग अलग विद्वानों का मत है, कभी कोई 2300 से लेकर 1750, 2350 से 1700 किसी, लेकिन अधिकतम इसका साक्ष्य 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जो समय है इसमें दो हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से बीसी से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। धर्मसूत्र काल ये उत्तर वैदिक काल में ही आता है, 600 बीसी से 300 बीसी तक। हम आगे अब पढ़ेंगे, आपने देखा होगा 16 महाजनपद जो मगध, बिंबिसार, हर्यवंश से संबंधित हैं। 16 महाजनपद। जो ट्रिक है आप पढ़ना, हसीन मौसिक, हा से हर्यवंश, फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, महापद्म नंद ने स्थापना मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश और कन्न वंश। कन्न वंश के बाद आया है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद आया है चेदी राजवंश। कन्न वंश के बाद आया सातवाहन वंश, फिर इसके बाद आया चेदी वंश। चेदी राजवंश जो है ये कलिंग उड़ीसा से संबंधित है। सुना होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा जो आज कलिंग पहले नाम, खारवेल इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। खारवेल। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश साउथ में था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। चेदी राजवंश ये कलिंग उड़ीसा, खारवेल सबसे प्रतापी राजा, हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे हम देखेंगे हाफो पार्सियन कुफाड़ों से, ये ट्रिक है। हाफ से हिंद यूनानी, फिर आए फक, फिर पहलो पार्सियन से जो ईरान से संबंधित थे, और कुफाड़ों से कुफाड़। ये यूची जनजाति चाइना से संबंधित है। पहलो के बाद आए हैं कुफाड़। ये यूची एवं तोकरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल के थे कुफाड़, याद रखना है। जो कुफाड़ थे ये यूची जनजाति से थे, उसमें 5 कुल थे जिनमें एक थे कुफाड़। कुफाड़ वंश के संस्थापक कुजुल कटपिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुफाड़ से कनिष्क। इनकी राजधानी जो थी पुरुषपुर या पेशावर, अब याद रखना है। कनिष्क की राजधानी थी। कुफाड़ों की द्वितीय राजधानी जो थी ये मथुरा, यूपी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था जिसे कहते हैं शक संवत। शक संवत जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अपने इंडिया में शक संवत चलता है। और याद रखना जो कनिष्क थे ये चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान था वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में हुई। कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म का महायान शाखा संप्रदाय से था। महायान हीनयान महायान 2 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में। महायान संप्रदाय का अनुयायी था बौद्ध धर्म। और कुफाड़ों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी भी किए हैं, याद रखना है।
और कनिष्क में ये भी याद रखना है, कनिष्क राज कवि था जो अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किया था। ये बुद्ध जो चरित्र लिखा था अश्वघोष, ये कनिष्क के दरबार में जो राजकवि था। कनिष्क के संरक्षण में थे वसुमित्र, पार्थ, नागार्जुन, महाचेत, संघर्ष कनिष्क के दरबार में रहते थे। और भारत का आइंस्टीन पूछा जाए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। आगे हम अब देखेंगे कनिष्क के कुषाणों के बाद आए गुप्त वंश, वर्धन वंश और राजपूत वंश। इसके बाद आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। का नामकरण जैसे इनमें है सिंधु घाटी की सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले खुदाई हुई थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले स्थल था जो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले खुदाई हुई थी। हम अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। मांडा ये जम्मू कश्मीर, उत्तर में सबसे जो स्थान है मांडा जम्मू कश्मीर। यूपी पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी में मेरठ जिला हिंडन नदी किनारे, और मांडा जिला चिनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में, हिंडन नदी और दैमाबाद प्रवदा नदी ये साउथ में है अहमदनगर महाराष्ट्र। और पश्चिम में दाफ्क नदी किनारे है सुत कांगेडोर जो कि पाकिस्तान में है। उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, साउथ में दैमाबाद और वेस्ट में सुत कांगेडोर। हमें आगे पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता काल में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा पूछा जाए तो दैमाबाद, अहमदनगर प्रवदा नदी किनारे महाराष्ट्र, सुत कांगेडोर पश्चिम में पाकिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ पूर्व में और मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? सबसे अधिक स्थल पाकिस्तान से। और क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिले भारत में? गुजरात। सिंधु सभ्यता के खुदाई का कार्य सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ तो हड़प्पा, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई का कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंजाब में एक आता है रोपड़ जगह। सिंधु सभ्यता के गुजरात में स्थित स्थल हैं। ट्रिक याद रखना है, फुरधौल देश कच्चा है। फुर से फुरकोटजा, धौल से धौलाधर, देश से देसलपुर और कच्चा से कचकरण। ये याद रखना है, फुरकोटजा, धौलाधर, देसलपुर, कचकरण। और आगे भी एक लोथल जो था बंदरगाह था सिंधु सभ्यता में, इसमें याद रखना है लोथल को रोज रंगू। लोथल से लोथल, रोज से रोजदी और रंग से रंगपुर। ये मिलाने के लिए आ जाता है। लोथल से संबंधित है रोजदी, रंगपुर, लोथल और कचकरण, देसलपुर, धौलाधर, फुरकोटजा। ये जो गुजरात का क्षेत्र है ये वाला,
एरिया कच्छ का रण, खंभात का क्षेत्र, जो लूनी नदी है, ये पूरा ये गुजरात है भारत में। रंगपुर निम्न किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। रंगपुर ये गुजरात। निम्न में से कौन सा स्थल कच्छ के रण के अंतर्गत नहीं आता? तो सुरकोटजा आता है, धौलावीरा आता है, देवसलपुर आता है, लोथल नहीं आता। लोथल में रोजदी, रंगपुर और लोथल ये आते हैं। इनमें लोथल में आता है रोजदी और रंगपुर। सिंधु सभ्यता को किसके लिए जाना जाता है? ये नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु सभ्यता को किसके लिए जाना जाता है? नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तांबा और टिन की खोज हुई थी। तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, कांसा यहीं से मिला था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी, जो सड़क थे, जो रोडें थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जैसे आप अगर इसमें देखेंगे, जैसे ऐसे करके देखो एक दूसरे से समकोण पे काटती थी, जिसे भी ऑक्सफोर्ड ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता था। याद रखना है, ऑक्सफोर्ड ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता की सड़कें कच्ची तथा नालियां जो थी वो पक्की बनी थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य मार्ग लगभग 33 फुट, ये जो मार्ग था, अब ये 33 फुट की थी, ये मुख्य, ये 33 फुट का। और जो रोड, ये जो गलियां थी, ये 9 से 12, और फिर आगे ये जैसे फकरी जो गलियां थी, ये 4 से 5 फुट की गलियां थी। और मुख्य मार्ग जो था ये 33 फुट का था। भवन जो थे सिंधु सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, उनका आकार 4:2:3 के अनुपात में है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है, और चन्होदड़ों से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के मांद गोमरी जिले में स्थित है। ये वर्तमान में रावी नदी के तट पर है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसी खोजा। यहाँ से प्राप्त अवशेष इस प्रकार हैं: HR 37 कब्रिस्तान, श्रमिक बस्ती का साक्ष्य और काम से 100 पेटका। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये लरकाना जिला है, ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इससे प्राप्त साक्ष्य इस प्रकार हैं: योगी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो से जो योगी की मूर्ति मिली है, उसके लंबी लंबी जटाएं, 2 सींगे हैं, 3 मुख हैं, पैरों के पास 2 हिरन बैठे हैं और सर पर रेंग रहे हैं। इसे पशुपति शिव की संज्ञा सर जॉन मार्शल ने दी है। मोहनजोदाड़ो से स्नानागार का साक्ष्य भी मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.101 मीटर चौड़ा और
2.43 मीटर गहरा ये स्नानागार था। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा ये स्नानागार था। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो में था। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं। इसकी फर्श जो है वो पक्की बनी थी। फर्श और दीवार को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदाड़ो से अन्नागार का साक्ष्य मिला है, जो भंडार गृह होते हैं। मोहनजोदाड़ो से सभा भवन आप समझ रहे होंगे। सभा भवन उनको कहते हैं, जैसे जो प्रधान प्रमुख थे जो मोहनजोदाड़ो में, ये प्रधान प्रमुख यहाँ पे सभा होती थी, जो बातचीत होती हैं, कैसा न्याय। इसमें व्यापार ज़्यादातर ये सिंधु सभ्यता में हुआ है। सुमेरिन हो गया, ये हर जगह से व्यापार का इनका मुख्य के मार्ग थे। यहाँ पे ये सभी बातचीत किया करते थे। सभा भवन और पुरोहित का आवास का साक्ष्य मिला है मोहनजोदाड़ो से कांसे की नृत्य रत्न जो नाचती नारी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से कपास सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदाड़ो से घरों के अंदर कुएं का साक्ष्य मिला है। ये याद रखना है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। एकमात्र खिड़की का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। खिड़की है, एकमात्र जो खिड़की का साक्ष्य है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। राजस्थान कालीबंगा, इनके जो उत्खनन करता है अमलानंद घोष हैं कालीबंगा के। यहाँ से अग्निवेद का जो हवन कुंड है का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी मिला है। यहीं से एक साथ बोई जाने वाली 2 फसलों का साक्ष्य मिला है। और जो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है, यहीं से मिला है कालीबंगा से। और कालीबंगा से अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी मिला है। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे उत्तम जल निकासी किस नगर की थी, तो ये धौलावीरा थी। सबसे उत्तम जल निकासी किस नगर की थी, तो धौलावीरा नगर की थी। और निम्न कोटि की जल निकासी किस नगर की थी, ये कालीबंगा की थी जो राजस्थान में। और धौलावीरा ये कहाँ पे है? ये नदी है लूनी नदी के किनारे है, ये गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान, ये घग्गर नदी किनारे। आगे देखना है हमें लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से गोदीबाड़ा को बंदरगाह ही कहते हैं का साक्ष्य मिला है। और क्वेश्चन ये चन्हूदड़ो से क्या क्या मिला है? यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। चन्हूदड़ो से किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य है, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य है। और मनका। और क्वेश्चन ये पूछा जाए घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सुरकोटजा से। याद रखना है घोड़े के जो अवशेष हैं वे सुरकोटजा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल की मुद्राएं किससे बनी थी? ये फैल खड़ी थी। हड़प्पा के काल की मुद्राएं थी, गोल भी थी, बेलनाकार थी, आयताकार थी, वर्गाकार थी। इनमें सबसे अधिक जो थी वो वर्गाकार प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये भाव चित्रात्मक थी। याद रखना है सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि जो थी ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये याद रखना है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था
तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता में जो भाव चित्रात्मक थी, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था यह पूछा जाए तो मात्र सत्तात्मक। स्त्री मूर्तियां जो मिट्टी की मूर्तियां थी अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन पूछा जाए, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के पंजे का निशान है कहाँ से मिले हैं? ये चन्हूदड़ों से। सिंधु सभ्यता में किन किन पशुओं का साक्ष्य मिला है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें गैंडा मिला है, भैंसा, गधा, सुअर, भेड़ बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, हाथी, कुबड़ वाला बैल, सांड, रसल्ली से बोल सर्प, हिरन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें एक सींग वाला बकरा भी पवित्र इसे पशु माना जाता है। और ये कुबड़ वाला सांड जो है, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। याद रखना, कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता में अधिकांश दुर्ग किस दिशा में थे? दुर्ग जो था ये पश्चिम दिशा में थे और जो नगर थे ये पूर्वी दिशा में थे। सिंधु सभ्यता का नगर विन्यास कितने स्तरों का है? तो ये मुख्यतः 2 स्तरों का। सिंधु सभ्यता के जो नगर विन्यास था वो 2 स्तरों का था। अब सिंधु सभ्यता के नगर विन्यास में 3 स्तरों का काम मिलता है, ये ओनली धौलावीरा में मिलता है। अब याद रखना है, क्वेश्चन आता है दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य। धान का साक्ष्य, मिट्टी का पाफा, नगर के दोनों ओर किलेबंदी का साक्ष्य, धान और बाजरे की खेती का साक्ष्य और गोदीबाड़ा जो जिसे कहते हैं बंदरगाह। ये कहाँ है? लोथल, गुजरात। मिट्टी के हल का साक्ष्य जो है बनवाली, ये हरियाणा हिसार जिले में। हाथी का अवशेष रोजदी, रोजदी कहाँ है? गुजरात में। और हम अंक विषय में पढ़ेंगे हड़प्पा, ये रावी नदी किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। चन्हूदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगा ये घग्गर नदी। लोथल ये भोगवा नदी। आलमगीरपुर ये हिंडन। दैमाबाद प्रवदा और धौलावीरा ये लूनी नदी किनारे। याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लिए भी भाव चेतनात्मक थी, पढ़ ही लिया है। और ये फरजान मार्शल थे जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। अब हम तो पता है ये वाली, इसके ये मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान और ये दैमाबाद ये साउथ के रीजन में। यहाँ तक ये सिंधु सभ्यता विकसित थी।
घोड़े के लोहे का इसमें प्रयोग हुआ नहीं है, फाच्य मिला नहीं है। गाय का फाच्य भी नहीं मिला, गाय का फाच्य नहीं मिला। घोड़े लोहे का फाच्य नहीं मिला। जो घोड़े के अस्थि पंजर हैं, घोड़े के अस्थि पंजर, इनका फाच्य फुरकोटजा में प्राप्त हुआ है। तौल की इकाई संभवतः फोला के अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की जो इकाई थी वो फोला के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो यातायात के लिए थे 2 पहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इसमें वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन का फाच भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इसमें मातृ देवी की उपासना सबसे प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला फाड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। और काली बंगन से का अर्थ ही है काली चूड़ियाँ, याद रखना है। काली बंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव समाज में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों की प्रथा प्रचलित थी। शवों को दफनाने जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियां मिली हैं। सैंधव समाज के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो था ये बाढ़ था। बाढ़ है। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये टेराकोटा।